आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 व्हाट इज़ कल्चर। व्हाट इज़ कल्चर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ज़रा जान लेते हैं। 1889 में ही वॉज बॉर्न एंड ही वॉज डाइड इन 1964। वॉज बॉर्न इन अ री ओन्ड फैमिली एट इलाहाबाद। बहुत ही परिचित, बहुत ही प्रसिद्ध परिवार में इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। हिज फादर मोतीलाल नेहरू वॉज अ नोटेड लॉयर। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक काफ़ी जाने माने वकील हुआ करते थे। हिज मदर स्वरूप रानी वॉज अ कल्चर्ड नोबल एंड गॉड फियरिंग लेडी। उनकी माता स्वरूप रानी देवी एक बहुत ही संस्कारी, शांत रहने वाली और भगवान से डरने वाली औरत हुआ करती थी। एट द एज ऑफ 15 ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर एजुकेशन। 15 वर्ष की आयु में, यानी कि 15 वर्ष की उम्र में उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। He studied at Harrow for 2 years and in 1907 he moved to Trinity College, Cambridge. 2 साल के लिए उन्होंने हैरो हाई स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद 1907 में वे कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज चले गए। He read such authors as Dickens, Klein, Mark Twain and H.G. Wells एंड अदर्स। उन्होंने बहुत सारे लेखकों को जैसे कि डिकेंस, किपलिंग, मार्क ट्वेन, H.G. वेल्स और बाकी को बहुत ही गंभीरता से पढ़ा। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया, यानी कि बिल्कुल एक्टिव होकर उन्होंने भाग लिया। After independence, he became India's first prime minister. भारत की स्वतंत्रता के बाद वे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। The discovery of India and the glimpses of world history are Nehru's permanent contributions to the literature of the world. Discovery of India और ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दोनों नेहरू जी के विश्व के साहित्य के इतिहास में सबसे स्थायी योगदान है। इन दोनों रचनाओं का एक बहुत ही अनुपम महत्व है। His historical writing is praised for its vividness and skillfulness. उनके लेखन के कार्य को, यानी कि उनकी जो नॉवेल्स है और उनके सारे के सारे जो लिटरेचर हैं, उनको इनकी व्यापकता यानी कि अलग अलग चीज़ में इनकी परफेक्शन और स्किलफुलनेस यानी कि बहुत अलग अलग स्किल्स से भरे होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया गया, तारीफ़ की गई थी। और वाइल राइटिंग हिज व्यूज़ ही इज़ नेवर बिगॉटेड एंड नैरो। इन्होंने अपने विचारों को लिखते हुए कभी भी अपने लेखन कार्यों के दौरान इन्होंने कभी भी कोई कट्टर भाव या संकीर्ण विचार यानी कि छोटे विचार इन्होंने अपनी लेखन क्षमता में नहीं रखे थे। इन दिस एसे पंडित नेहरू इज ट्राइंग टू प्रोब इनटू द रियल मीनिंग ऑफ कल्चर। आपके पाठ में दिए गए निबंध में इन्होंने संस्कृति के असली मतलब को की जांच करने की कोशिश की है। He admits that it is difficult to define the word culture. इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, माना है कि कल्चर यानी कि संस्कृति को डिफाइन यानी कि परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। Although each nation and each civilization develops its own culture. यद्यपि यानी कि यहाँ तक कि हर एक राष्ट्र और हर एक सभ्यता अपनी खुद की संस्कृति को बनाती है। उन्होंने ये कहा है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड अ कल्चर दैट इज़ प्योर एंड अनअफेक्टेड। ऐसे किसी भी संस्कृति को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है जो कि 100% प्योर हो यानी कि शुद्ध हो और
अपने आसपास की किसी भी चीज से प्रभावित ना हुई हो। अनअफेक्टेड का मतलब प्रभावित नहीं होना। अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, द कल्चर ऑफ अ कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स जियोग्राफी एंड क्लाइमेट। नेहरू जी के अनुसार किसी भी देश की संस्कृति उसके भौगोलिक परिस्थितियों और साथ में वहाँ की जलवायु यानी कि उनकी क्लाइमेट यानी कि उनके वेदर से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है यानी कि प्रभावित होती है। कल्चर मीन्स इनर ग्रोथ इन अ मैन। संस्कृति का मतलब होता है इंसान का अंदरूनी विकास। ही मस्ट नो हाउ टू बिहेव विद अदर्स। उसे ज़रूर पता होना चाहिए कि दूसरों के साथ किस तरह से बिहेव यानी कि व्यवहार करते हैं। ही शुड अंडरस्टैंड अदर्स एंड मेक हिमसेल्फ अंडरस्टूड। उसे दूसरों को समझना चाहिए और उसके साथ साथ खुद को भी समझना चाहिए। तो इसके साथ आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है कि व्हाट इज कल्चर। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ कंफ्यूजन इन माई माइंड एंड आई शैल स्टेट क्वाइट फ्रैंकली व्हाट इट इज। अपने निबंध में, अपने जो लेख है इसके अंदर नेहरू जी ने समझाने की कोशिश की है कि मेरे मन में एक बहुत बड़ी उलझन है और मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से, फ्रैंकली स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि ये क्या है। ऑल काइंड्स ऑफ बेसिक क्वेश्चंस क्रॉप अप फ्रॉम व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे सामने, हमारे आसपास की दुनिया में जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड यानी कि उससे संपर्कित बहुत सारे अजीबोगरीब बुनियादी सवाल यानी कि बेसिक क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं और हम शायद उनके जवाब भी चाहते हैं। नेशंस, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स talk of understanding one another, and it seems an obvious thing that people should try to understand one another and to learn from one another. तो सबसे पहले अगर राष्ट्र की बात करें, किसी देश की बात करें, तो किसी भी देश में किसी इंसान को या किसी भी इंसानों के समूह को एक दूसरे को समझने की बात करते हैं। और ये एक बहुत ही स्पष्ट बात है, बहुत ही क्लियर बात है कि लोगों को एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे से सीखने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। ये लोगों का धर्म होता है कि वो एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। Yet, when I look through the pages of history or study current events, I sometimes find that people who know one another most quarrel most. जब भी मैं, यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड आया है जिसका नाम है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। जब भी मैं इतिहास के पन्नों को देखता हूँ या इस समय की यानी कि रिसेंट टाइम की किसी घटना का स्टडी करता हूँ यानी कि अध्ययन करता हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो मुझे ये धीरे धीरे समझ में आता है। तो कभी कभी मैं ये समझ पाता हूँ कि जो लोग जो हैं वो एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं वही एक्चुअली एक दूसरे से ज़्यादा झगड़े करते हैं। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना। कंट्रीज which are next door to one another in Europe or in Asia somehow seem to rub one another up the wrong way, though they know one another very thoroughly. यानी कि एशिया या यूरोप में जो भी देश हैं वो अगर एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं तो वो किसी ना किसी गलत तरीके से एक दूसरे को रगड़ते जरूर हैं। रगड़ते का मतलब एक दूसरे से लड़ाई करने का कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ देते हैं। दस नॉलेज बाय इटसेल्फ डज नॉट लीड टू ग्रेटर कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप। तो इससे ये बात धीरे धीरे सामने आती है। कोऑपरेशन का मतलब होता है आपसी सहयोग, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। तो ये तो समझ में आता है कि वो एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनके एक दूसरे के बारे में इस जानने वाले ज्ञान से उनके बीच में आपसी सहयोग या दोस्ती जो है वो नहीं हो पाती है। सो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, ये कोई नई बात नहीं है। Even the long pages of history show that. Has there been something wrong in individual nations or in the approach to this question? तो आगे की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि
मेरे इस सवाल के बारे में मुझे इतिहास के लंबे लंबे पन्नों से ये पता चला है कि व्यक्तिगत रूप से यानी कि इंडिविजुअल तरीके से, पर्सनल तरीके से देशों में मेरे इस सवाल को लेकर जो नजरिया है उसमें कुछ गड़बड़ है। यानी कि मैं जो सवाल आपसे कर रहा हूं कि कल्चर कैसा होना चाहिए या लोगों के बीच में किस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इस सवाल के नजरिए को लेकर हर एक देश के सोच में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। और इज इट समथिंग दैट एल्स दैट हैज नॉट वर्कड एज इट शुड हैव डन, या फिर ऐसा कुछ है कि जो काम इन देशों के बीच में होना चाहिए था वैसा कभी हुआ ही नहीं है। When we talk of cultural relations, the question that immediately arises in my mind is what exactly is the culture that people talk so much about? तो फिर जब भी हमें हमारे बहुत सारे देशों के बीच में सांस्कृतिक संबंधों का यानी कि कल्चरल रिलेशंस का जिक्र होता है, तो मेरे दिमाग में उठने वाला, कुलबुलाने वाला सवाल जो कि मेरे दिमाग में सबसे जल्दी जागता है, अराइज, जागना, कि ये संस्कृति जो है ये है क्या, ये क्या होती है संस्कृति जिसके बारे में लोग इतना ज़्यादा बातें करते हैं। When I was younger in years, जब मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था, I remember reading about German culture and of the attempts of the German peoples to spread it by conquest and other means. जब मैं काफ़ी छोटा था तब जर्मन जो एक वर्ड होता है कुल्टूर यानी कि जर्मन संघर्ष और जर्मन लोगों की कोशिशों के बारे में मैं पढ़ा करता था, उनको मैं याद किया करता था। तो वो अपनी संस्कृति को यानी कि अपने इस कुल्टूर को या तो दूसरे देशों से लड़ते हुए, उन पे जीत हासिल करते हुए, या फिर अन्य किसी तरीके से फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा अपने इस कुल्टूर को यानी कि अपनी संस्कृति को दूसरों के बीच फैलाना चाहते थे। तो तब दूसरे देश जब इस चीज़ का विरोध करते थे तब दोनों देशों के बीच में यानी कि जर्मनी और उस दूसरे देश के बीच में बहुत ही बुरा युद्ध हुआ करता था, बहुत बड़ा युद्ध हुआ करता था। और कन्क्वेस्ट यानी कि युद्ध होना, तो दूसरे देशों के बीच में और जर्मनी के बीच में इसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा युद्ध हुआ करता था। तो अकॉर्डिंग टू मी एवरी कंट्री एंड एवरी इंडिविजुअल सीम टू हैव देयर पिक्यूलियर आइडिया ऑफ कल्चर। तो मेरे हिसाब से हर एक देश को और हर एक इंसान को संस्कृति के मामले में, अपने कल्चर के बारे में, अपने स्पेशल विचारों को यानी कि अपने विशिष्ट विचारों को रखना अच्छा लगता है। वो नहीं चाहते कि किसी और की जो संस्कृति है वो उनके ऊपर थोपी जाए। When there is a talk about cultural relations, although it is very good in theory, what actually happens is that those peculiar ideas come into conflict, and instead of leading to friendship, they lead to more estrangements. It is basic question, what is culture? And I am certainly not competent to give you a definition of it because I have not found one. तो जब भी किन्हीं देशों की सांस्कृतिक संबंधों के बारे में यानी कि कल्चरल रिलेशंस के बारे में बात होती है तो ये थ्योरी में बड़ा अच्छा लगता है कि दूसरों का जो कल्चर है वो हमको जानना चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। रियलिटी में क्या होता है, ये थ्योरी में बहुत अच्छा लग रहा है दूसरों के कल्चर के बारे में जानना, लेकिन एग्जैक्ट रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में होता ये है कि ये पिक्यूलियर आइडिया, पिक्यूलियर यानी कि अजीबोगरीब आइडियाज जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं, और टकराने से क्या होता है, संघर्ष होता है, लड़ाइयाँ होती है, और दोस्ती करने के बजाय लड़ाई हो जाती है, और साथ ही क्या होता है,
दूसरों की संस्कृति को सीखने के चक्कर में, उनको समझने के चक्कर में, ये विचार है दूसरों की संस्कृति को सीखने का, ये क्या करता है कि इन विचारों को अच्छी जगह लेने के बजाय ये बुरी जगह लेकर चला जाता है। ये लड़ाई की तरफ आगे बढ़ाता है, इंसानों को एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर कर देता है, और दोस्ती के बजाय लोगों में अजनबीपन जो है वो ज़्यादा आ जाता है। एस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है अजनबीपन। तो यहाँ पर मेरा एक बुनियादी सवाल है कि ये कल्चर जो है, ये संस्कृति जो है, ये क्या होती है। और अभी मैं निश्चित रूप से, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, सर्टेनली आई एम नॉट कम्पिटेंट, यानी कि अभी तक मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं एबल नहीं हूँ आपको एक डेफिनेशन देने की। इस बारे में, संस्कृति के बारे में आपको कोई डेफिनेशन मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इतना कुछ पता करने के बाद, इतने सारे नेशंस के बीच में इतना कुछ पता करने के बाद भी आज तक मुझे ही संस्कृति का एक अच्छा मतलब नहीं मिला, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। One can see each nation and each separate civilization developing its own culture that had its root in generations, hundreds and thousands of years ago. जैसा कि हम सब लोग देख सकते हैं कि हर एक देश अपनी अलग अलग सभ्यताओं को क्या करता है, विकसित कर सकता है, डेवलप कर सकता है, ये कर रहा है। और इसकी जो जड़ें हैं, इनकी जो संस्कृतियों की जो जड़ें हैं, वो सैकड़ों और हजारों सालों पहले जो जनरेशन हुआ करती थी, जो पीढ़ियां हुआ करती थी, उनमें अपनी जो जड़ें हैं ये इनमें जमा चुकी हैं। यानी कि एक देश की संस्कृति को आप एकदम से नहीं बदल सकते, क्योंकि उस संस्कृति का जो डेवलपमेंट है, यानी कि विकास है, वो सैकड़ों और हजारों साल पहले से चला आ रहा है। और इसके बीच क्या हुआ है कि one sees these nations being intimately molded by the impulse that initially starts a civilization going on its long path. तो इससे क्या हुआ है, एक इंसान जो है इन देशों में सभ्यता को आराम से ढला हुआ देख पा रहा है। यानी कि जब कोई इंसान अपनी सभ्यता की बात करता है, यानी कि किसी भी देश की सभ्यता की बात करता है, तो उस देश में रहने वाला वो इंसान अपने आप को उसी सभ्यता में ढला हुआ देखता है, क्योंकि हजारों सैकड़ों सालों से उसकी पहले की पीढ़ियों ने भी यही सभ्यता देखी है, इसीलिए। और the conception is affected by other conceptions and one sees action and interaction between these varying conceptions. जब ये सोच, कंसेप्शन का मतलब होता है सोच या किसी भी तरह की अवधारणा, तो जब ये सोच जो है ये दूसरी सोच यानी कि किसी दूसरी सभ्यता की सोच से प्रभावित होती है, और इन दोनों के बीच में क्रिया और प्रतिक्रिया यानी कि एक्शन और इंटरैक्शन दोनों के अलग अलग कंसेप्शंस में शुरू होता है, तब जो है असली जंग जो है वो शुरू हो जाती है। There is, I suppose, no culture in the world which is absolutely pristine, pure and unaffected by any other culture. इसीलिए मुझे ये लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, जो कि एब्सोल्युटली यानी कि पूरी तरह से प्रिस्टाइन यानी कि प्राचीन हो, और साथ ही साथ जो कि बिल्कुल शुद्ध हो, प्योर हो, और किसी भी दूसरे संस्कृति से प्रभावित ना हुई हो। इट सिंपली कैन नॉट बी। ऐसा सामान्य तरीके से ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जस्ट एज नोबडी कैन से दैट ही बिलोंग्स 100% टू अ पर्टिकुलर रेशियल टाइप। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि वो 100% तरीके से किसी एक नस्ल से प्रभावित होता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो एक ही नस्ल से जो है वो बिलोंग करता है, यानी कि एक ही नस्ल के बीच में वो आता है, क्योंकि बिकॉज इन द कोर्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ईयर अनमिस्टेकेबल चेंजेस एंड मिक्सचर्स हैव अक्वायर्ड। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने कल्चर के डेवलपमेंट के और सैकड़ों और हजारों सालों में बहुत सारे अनमिस्टेकेबल चेंजेस यानी कि
अकल्पनीय तरीके से परिवर्तनों ने और मिक्सचर यानी कि मिश्रण ने उसकी उस सभ्यता पर पूरे तरीके से कब्जा जमा लिया है, इसीलिए वो किसी एक नस्ल से बिलोंग नहीं करता है। सो कल्चर इज बाउंड टू गेट अ लिटिल मिक्स्ड अप even though the basic element of a particular nation culture remains dominant। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो कल्चर होता है, संस्कृति होता है, उसको मिक्स्ड अप के लिए बाउंड यानी कि बाध्य किया जाता है, थोड़ा सा मिक्स होने के लिए, कंबाइन होने के लिए। ऐसा इसीलिए होता है कि भले ही किसी एक देश की संस्कृति का मूल जो है वो अच्छा हो, बेस जो है वो अच्छा हो, लेकिन उस पर भी ज़रूरी ये है कि उसमें उस संस्कृति के बेस में कुछ ना कुछ चेंजेस लाए जाएं, नहीं तो वो संस्कृति जो होती है वो इंसान को बोर करने के अलावा और कुछ नहीं करेगी। वो कल्चर इंसान को बोर कर देगा जब तक उसमें कोई ना कोई मिक्सअप नहीं होता है। तो उस विशेष यानी कि उस स्पेशल देश का जो कल्चर होता है, उसका जो बेसिक एलिमेंट होता है यानी कि जो उसका जो मूल तत्व होता है, वो हमेशा इस बात को मतलब इफेक्ट देता है, थोड़ा सा प्रेशराइज करता है कि वो चीज़ें जो है जैसी हैं वो वैसे ही शांति से चलती रहें। इस पर हावी रहता है, डोमिनेंट रहता है, यानी कि किसी पर हावी हो जाना। तो इफ दैट काइंड ऑफ थिंग गोज ऑन पीसफुली देयर इज नो हार्म इन इट। अगर ये सब चीज़ें शांति से चल रही हैं तो फिर इन सब में कोई बुराई नहीं है, बट इट ऑफन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन इन सभ्यताओं और संस्कृतियों में आने वाले बदलाव की वजह से क्या होता है, कई बार ये रास्ता डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव की तरफ लेकर जाता है। ये क्या करता है कि it sometimes leads a group to fear that their culture is being overwhelmed by what they consider to be an outside or alien influence। तो जब तक ये चीज़ें शांति से चलती है तब तक कुछ बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी ये एक समूह को यानी कि एक ग्रुप को डरा देता है कि उनका जो कल्चर है वो किसी बाहरी चीज़ से या किसी एलियन इफेक्ट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है, यानी कि प्रभावित हो रही है। यहाँ पर एक वर्ड आया है दैट इज कॉल्ड ओवरब्लेंड, यानी कि बदल रही है वो चीज़ें, कोई और जो है उस चीज़ को ओवरटेक कर रहा है, उनके कल्चर को कोई ओवरटेक कर रहा है। तो फिर क्या होता है इससे, देन दे draw themselves into a shell which isolates them and prevents their thoughts and ideas going out। तो वो क्या करते हैं, उस समय वो खुद को एक खोल के अंदर, एक कवर के अंदर खींच लेते हैं जो उन्हें अलग कर देता है और उनके विचारों और व्यवहारों को बाहर करने से पहले ही क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। यानी कि वो अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं, वो अपने आप को एक कवर के अंदर कर लेते हैं और दूसरों के आइडियाज़ को अपने कल्चर में मिक्स होने से आने से पहले ही वो लोग क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं। जिससे क्या होता है, वो तो समझते हैं कि वो सुरक्षित हो गए हैं, उनके कल्चर को अब किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है, दैट इज एन अनहेल्दी सिचुएशन। ये एक बहुत ही अस्वास्थ्यकर स्थिति होती है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि हेल्दी बिल्कुल नहीं है। बिकॉज इन एनी मैटर एंड मच मोर सो इन वॉट माइट बी कॉल्ड अ कल्चरल मैटर, स्टेग्नेशन इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी मामले में, चाहे वो सांस्कृतिक मामला क्यों ना हो, कल्चरल मैटर क्यों ना हो, इसमें किसी भी तरह का ठहराव, स्टैग्नेशन का मतलब ठहराव, सबसे खराब पॉसिबल थिंग है, सबसे खराब संभव बात होती है। क्यों? क्योंकि कल्चर इफ इट हैज एनी वैल्यू मस्ट हैव अ सर्टेन डेप्थ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई संस्कृति है जिसके अपने कुछ वैल्यूज हैं, अपने कुछ मूल्य हैं, तो इसके अंदर तो गहराई भी होनी चाहिए, डेप्थ भी होनी चाहिए। तो फिर इससे क्या होगा, इससे इट ऑल्सो हैव अ सर्टेन डायनेमिक कैरेक्टर। और अगर किसी संस्कृति में गहराई है तो उसका
एक गतिशील चरित्र भी होगा, डायनेमिक कैरेक्टर, गतिशील चरित्र। आफ्टर ऑल कल्चर डिपेंड्स ऑन अ वास्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स। आखिरकार संस्कृति जो होती है वो बहुत सारे कॉजेस की, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स की अलग अलग क्वालिटीज पर, अलग अलग नंबर्स पर डिपेंड करती है। संस्कृति जो होता है, कल्चर जो होता है, वो किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। सो if we leave out what might be called the basic mold that was given to it in the early stages of a nation's or a people's growth, it is affected by geography, by climate and by all kinds of other factors. तो फिर आगे की बात करें, अगर हम किसी देश की या किसी भी सभ्यता की, यानी कि किसी भी स्टार्टिंग कल्चर के, अगर किसी बेस मोल्ड को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, अगर उसका जो शुरुआती खोल जिसको हम कह सकते हैं बेस मोल्ड जो होता है, वो अगर हम छोड़ दें तो हर तरह का जो कल्चर होता है वो किसी भी जियोग्राफी से, यानी कि किसी भूगोल से, किसी क्लाइमेट से, यानी कि किसी वेदर, जलवायु से, या अन्य सभी कारणों से जो वेदर होता है वो इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। The culture of Arabia is intimately governed by the geography and the deserts of Arabia because it grew up there. अगर हम बात करते हैं अरब की सभ्यता की, अरब जो देश है उसकी सभ्यता की अगर बात करते हैं, जैसे कि अरब की जो संस्कृति है वो मूल रूप से, यानी कि आंतरिक रूप से, जिसे हम लोग कहते हैं इंटीमेटली, तो आंतरिक रूप से इनका जो संस्कृति है, इनका जो कल्चर है, ये भूगोल, वहाँ के जियोग्राफी से, वहाँ के भूगोल से, यानी कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से और अरब के रेगिस्तान द्वारा संचालित की जाती है। अरब में जो बहुत बड़ा सा डेजर्ट है, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, उनके द्वारा वो संचालित होती है, क्योंकि इस कल्चर ने, यानी कि अरब के कल्चर ने यही सब देखा हुआ है कि हाँ वो लोग जहाँ रहेंगे वहाँ डेजर्ट होगा और वहाँ पर कैसा कल्चर होगा वो उन लोगों ने खुद डेवलप किया है। Obviously, the culture of India in the old days was affected greatly, as we see in our own literature, by the Himalayas, the forests and the great rivers of India, among other things. तो जैसा कि हम अब अपने देश की अगर बात करें तो फिर ऑब्वियसली, यानी कि जाहिर है, पुराने दिनों में भारत की जो संस्कृति है वो बहुत प्रभावित हुई है। जैसा कि हम लोग अपने कल्चर में, अपने जो लिटरेचर वगैरह है, हमारा जो साहित्य है उसमें देख सकते हैं, हमारे साहित्य में कई बार हिमालय, जंगल या दूसरी कई सारी चीज़ों के बीच में, मतलब जैसे कि इंडिया की जो फेमस नदियां हैं उनका जिक्र काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। तो हमारा जो कल्चर है वो किससे अफेक्ट होता है, किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है? हमारे कल्चर में जो चीज़ें पाई जाती है जैसे कि हिमालय, जंगल या हमारी नदियाँ, इन सब से हमारा जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस्ड है, यानी कि प्रभावित है। देन अगेन इट वॉज नेचुरल ग्रोथ फ्रॉम द सॉइल of the various domains of culture like architecture, music and literature. Any two may mix together as they often did and produce a happy combination. जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे इंडिया का जो कल्चर है इसका डेवलपमेंट, इसका ग्रोथ कैसे हुआ है? इसका ग्रोथ हुआ है यहाँ की मिट्टी के साथ, यहाँ का नेचुरल डेवलपमेंट जो है वो होता रहा है। और हमारे कल्चर के बहुत सारे कायदों में से, यानी कि बहुत सारे डोमेन्स में से, बहुत सारे प्रकारों में से अगर किन्हीं भी दो चीज़ों को मिला दिया जाए, जैसे कि हमारे यहाँ का आर्किटेक्चर, यानी कि यहाँ की वास्तुकला, यहाँ का म्यूजिक, संगीत और साहित्य, लिटरेचर, अगर दो चीज़ें अगर मिला दी जाएं तो एक बहुत ही खुशगवार चीज़ जो है वो बन जाती है, यानी कि एक काफ़ी खुश कर देने वाली चीज़ है वो बन जाती है। लेकिन बट वेयर देयर इज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव समथिंग or the other which does not naturally grow and mold itself without uprooting itself, conflict
inevitably arises। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी बात ये होती है कि जहां पर कुछ लोग मिलकर किसी दूसरी चीज को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज जिसका स्वभाव है कि वो कभी सुधरना नहीं चाहती, वो कभी बदलना नहीं चाहती, तो तब वो चीज क्या करती है, तब वो चीज नेचुरल रूप से ग्रो यानी कि बढ़ने की कोशिश करती है और अपने आप को बिना जड़ से उखाड़े हुए खुद को ढकती रहती है। जिस चीज को हम बदलाव करने की कोशिश करते हैं वो हमेशा खुद को बिना जड़ से उखड़े खुद को ढांकने की कोशिश करती है, मोल्ड करने की कोशिश करती है। तो ऐसे में क्या होता है, अनिवार्य रूप से यानी कि इनएविटेबली जो संघर्ष होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाइयाँ जो होती है वो फिर से वहां पर उठकर आती हैं। Then also comes something which to my mind is basically opposed to all ideas of culture। तब वहां पर कुछ ऐसी चीजें आती है, कुछ ऐसा भी आता है जो कि मेरे दिमाग में जो कल्चर का जो कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है उसके सारे के सारे बेसिक आइडियाज में से भी अपोजिट हो जाता है। वहां पर ऐसी चीजें आती है और वो चीज होती है एंड दैट इज द isolation of the mind and the deliberate shutting up of the mind to other influences। वहां पर वो दूसरी चीज ये है कि मन का अलग हो जाना, मन का अलगाव हो जाना, यानी कि मन को जो है किसी दूसरी चीज से संतुष्टि नहीं मिल पाना और जानबूझकर दिमाग को जो है इफेक्ट करना, और ऐसा इफेक्ट करना ताकि जो दिमाग है वो उस चीज को ढाल ना सके और बिल्कुल खुद से बंद हो जाए। ये दूसरी चीज मेरे दिमाग के अंदर आ जाती है जिसकी वजह से मेरी संस्कृति को, मेरे कल्चर को देखने का मेरा जो पूरा नजरिया है वो पूरी तरह से बदल जाता है। My own view of India's history is that we can almost measure the growth and the advance of India and the decline of India by relating them to periods when India had her mind open to the outside world and when she wanted to close it up। व्यू का मतलब दृष्टिकोण। तो भारत के इतिहास में यानी कि इंडिया की हिस्ट्री में मेरा अपना जो दृष्टिकोण है, मेरा जो अपना नज़रिया है वो ये है कि हम इंडिया और इंडिया की जो प्रोग्रेस है, यहाँ पर एक वर्ड आया है एडवांस, एडवांस का मतलब प्रोग्रेस। तो इंडिया के प्रोग्रेस को और अपने इंडिया को, इंडिया की जो प्रोग्रेस होती है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं और उसको एक टाइम पीरियड यानी कि उसको एक टाइम भी दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि जब मेरे दृष्टिकोण में यानी कि मेरे कल्चर को देखने के नज़रिए में जब बदलाव आ जाता है तब मेरा जो इंडिया का जो मन होता है, उस इंडिया का मन बाहर की दुनिया के लिए खुला है, लेकिन मेरे साथ ये गड़बड़ होती है कि मैं उसे खुद से शट अप करना चाहता हूँ, शट डाउन करना चाहता हूँ, यानी कि मैं उसे खुद से बंद करना चाहता हूँ। जबकि मेरे जो भारत का दूसरी बाहर की दुनिया को देखने जो नज़रिया है वो ओपन होना चाहता है, खुलना चाहता है, लेकिन मैं अपने उस कल्चर को देखने के उस लिमिटेड नज़रिए से उसे मैं खुद ही बंद कर देता हूँ। और तब क्या होता है, लाइफ वेदर ऑफ द इंडिविजुअल, ग्रुप, nation or society is essentially a dynamic, changing, growing thing। Whatever stops that growth also injured it and undermines it। यानी कि अब हमारा जो भारत देश है वो चाहे किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो, चाहे किसी समूह से रिलेटेड हो, चाहे किसी समाज से यानी कि किसी सोशलिटी से रिलेटेड हो, ये ऑटोमेटिकली ये डायनेमिक ही होता है, यानी कि गतिशील रहता है, चेंजिंग बदलता रहता है और ग्रोइंग यानी कि बढ़ता रहता है। लेकिन मेरा जब कल्चर को देखने का मेरा नज़रिया बदलता है तब वो उस डेवलपमेंट को यानी कि उस ग्रोथ को चोट भी पहुंचाता है, इंज्योर करता है, चोट पहुंचाता है
और अंडरमाइंस इट, इसको बहुत बुरे तरीके से कमज़ोर कर देता है, जिससे मेरे जो कल्चर, इंडिया का जो कल्चर है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, सिर्फ मेरी सोच की वजह से। We have had great religions and they have had enormous effects on humanity. हमारे पास महान धर्म है, ग्रेट रिलीजियंस का मतलब महान धर्म है, और उनका जो इनमरस इफेक्ट है यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभाव वो ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के ऊपर है। येट इफ आई may say so with all respect and without meaning any ill to any person, those very religions, in the measure that they made the mind of man static, dogmatic and bigoted, have had to my mind an evil effect. यानी कि फिर भी अगर ऐसा हो सकता है कि अगर हम सभी को सम्मान दें, यानी कि सारे धर्मों को सम्मान दें और बिना किसी मतलब के हर एक इंसान को एक समान दृष्टिकोण से देखें, तो भी ये होगा कि सामने वाले धर्म का जो इंसान है उसका जो दिमाग है वो स्थिर हो चुका है, यानी कि स्टैटिक हो चुका है, डॉगमेटिक है यानी कि वो हठ धर्मी हो गया है, यानी कि जिद्दी हो गया है उसका मन, और बिगॉटेड यानी कि कट्टरवादी हो गया है। तब उस इंसान की यानी कि उस सामने वाले धर्म वाले इंसान की उस बात का मेरे दिमाग पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ेगा, और इससे क्या होगा, इससे जो समाज की जो परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे खराब होती जाएंगी। इट मीन्स that the things they said may be good, but when it is claimed that the last word has been said, society becomes static. जब ये सारी बातें, हो सकता है कि सामने वाला इंसान जो मुझे अपने धर्म के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है वो उस धर्म, अपने धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा कट्टर हो, स्थिर हो, यानी कि अपने धर्म पर अड़ा रहने वाला हो। अगर मेरी उसके जो बातें हैं वो मेरे दिमाग पर असर कर गई तो उसकी बातें अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर उन शब्दों ने मेरे दिमाग पर कोई असर नहीं छोड़ा, इसका मतलब ये है कि मेरे समाज को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा समाज जो है वो कैसा हो जाएगा, वो स्टैटिक हो जाएगा यानी कि स्थिर हो जाएगा। The individual human being or race or nation must necessarily have a certain depth and certain roots somewhere. Individually यानी कि व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, इंसान या किसी जाति या किसी देश की कुछ ना कुछ गहराई यानी कि डेप्थ और कुछ जड़ें यानी कि रूट्स होनी चाहिए। जब तक उनके पास पास टाइम में यानी कि दे डू नॉट काउंट फॉर unless they have roots in the past, which past is after all the accumulation of generations of experience and some type of wisdom. ये जड़ें कुछ इस तरह की होनी चाहिए जिन जड़ों में क्या हो, पीढ़ियों का अनुभव हो, यानी कि द विजडम ऑफ जनरेशंस यानी कि पीढ़ियों का अनुभव हो, और बहुत सारा नॉलेज जो है उसका कलेक्शन हो। यहाँ पर वर्ड आया है टाइप ऑफ विजडम यानी कि नॉलेज का कलेक्शन हो। जब तक पास्ट टाइम में किसी देश के पास या किसी कल्चर के पास जड़ें नहीं होती यानी कि कोई गहराई नहीं होती, तब तक उनको काउंट नहीं किया जाता है। देन it is essential that you have that, otherwise you become just pale copies of something which has no real meaning to you as an individual or as a group. अगर आपके पास आपकी सभ्यता की, आपकी संस्कृति की या आपके जाति या मनुष्य रूप में रहने की कोई जड़ नहीं है, आपके पास कोई इतिहास नहीं है, तब आपके पास ये होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप सिर्फ उन चीज़ों की फ़ोटोकॉपी बनकर रह जाते हैं जिनके पास हमारे
इंसान या हमारे ग्रुप में होने की कोई रियल मीनिंग नहीं होती है। आप सिर्फ एक आइडेंटिटी बनकर रह जाते हो, आपकी लाइफ की कोई मीनिंग नहीं होती है, आपकी लाइफ का कोई भी बैलेंस नहीं होता है। और दूसरी ओर यानी कि ऑन द अदर हैंड वन कैन नॉट लिव इन रूट्स अलोन। दूसरी ओर ये भी सही है कि कोई भी इंसान जो है या कोई भी इंडिविजुअल वो जड़ों में नहीं रह सकता। यहां तक कि even roots wither unless they come out in the sun and the free air। जब तक कि उन जड़ों को धूप और खुली हवा ना मिले, अगर नहीं मिलेंगी तो जड़ें जो होंगी वो क्या होंगी, उखड़ जाएंगी। और sustenance only then can there be a branching out and a flowering। जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी, जब आपकी जड़ें जो है आपको सस्टेनेंस करेंगी, यानी कि आपको भरण पोषण देंगी, आपको एक न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करेगी, उसके बाद ही कोई ब्रांच जो है वो बाहर निकल सकती है और उसमें फूल जो है वो उग सकते हैं। तो तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाउ देन आर यू टू बैलेंस दिस टू एसेंशियल फैक्टर्स। तब आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप इन दोनों फैक्टर्स को, इन दोनों कारकों को किस तरह से बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे, ये आपके लिए ज़रूरी है जानना। It is very difficult because some people think a great deal about the flowers and the leaves on the branches, forgetting that they only flourish because there is a stout root to sustain them। ये आपके लिए बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जो लोग हैं वो फूल और पत्तियों के बारे में, जो कि शाखाओं पर लगी रहती है, उनके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब वे सिर्फ पनपते हैं, यानी कि शाखाओं पर अगर फूल और पत्तियां पनप रहे हैं, तो उनको बनाए रखने में भी एक बहुत ही कड़ी, कठोर, स्टाउट रूट यानी कि जड़ का बहुत बड़ा महत्व होता है, जो उनको पोषण देती है, सस्टेन करती है, पोषण देती है। Others think so much of the roots that no flowers or leaves or branches are left। There is only a thick stem somewhere। So the question is how one is to achieve a balance। दूसरे लोग जो फूल और पत्तियों के बारे में नहीं होंगे सोचेंगे, तो वो सिर्फ ये सोचेंगे कि अगर कोई फूल या पत्ती या शाखा एक पेड़ पर नहीं बची है, तो कहीं ना कहीं एक मोटा तना है जो कि उस पूरे के पूरे पेड़ को बचाकर रख सकता है। तो अब सवाल ये है कि हम लोग इस बैलेंस को कैसे अचीव करें। तो इसके बैलेंस को कैसे अचीव करना है वो आपको आपके नेक्स्ट क्लास में, यानी कि आपके चैप्टर नंबर 8 व्हाट इज कल्चर के सेकेंड पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए इतना पढ़िए और नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेस हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए।